Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सीएनए नर्सिंग एकेडमी। आज की हमारी वीडियो है नॉट सेट के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स। ये हम सिस्टम वाइज बनाएंगे। ये है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे। देखो, अभी तक हम आरआरबी की प्रिपरेशन करा रहे थे। अब हम नॉट सेट के भी प्रीवियस ईयर पेपर लेंगे 1 बाय 1, क्योंकि आपको पता ही है इसका एग्जाम 1 to 2 मंथ्स में होने वाला है। तो उससे पहले हम अपनी प्रिपरेशन बिल्कुल स्ट्रांग रखेंगे और क्वेश्चंस जो हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं सिस्टम वाइज, वो हमारे चैनल पे उसकी सारी वीडियोस आपको धीरे धीरे मिलने लग जाएगी। तो चलो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के क्वेश्चंस। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द पेशेंट हैज द डायग्नोसिस ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर एंड अ हाई पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर। द फिजिशियन ऑर्डर डोपामिन टू improve ventricular function. The nurse will know the medication is working of the patient. How do the nurse know that this medication is working for the patient or not? ठीक है, तो क्या करेगी ये मेडिसिन? करती क्या है एग्जैक्टली? डोपामिन। देखो, ब्लड प्रेशर रेज करती है, ब्लड प्रेशर डिक्रीज करती है, कार्डियक इनफ्लक्स फेल करती है, या फिर पीसीडब्ल्यू पी रेज करती है। देखो, सबसे पहले देखते हैं पीसीडब्ल्यू पी। ये तो ऑलरेडी रेज्ड है। देखो, यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है कि हाई पीसीडब्ल्यू पी है, तो ये तो करेगी ही नहीं। कार्डियक इंडेक्स फेल भी नहीं करेगी, क्योंकि डोपामिन दिया हुआ है। पेशेंट ऑलरेडी लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर में है, तो हमको क्या करना है? पेशेंट का ब्लड प्रेशर इंक्रीज करवाना है, रेज करवाना है। तो फर्स्ट ए इज द मेन ऑप्शन। ये कैसे करेंगे? वासोकंस्ट्रिक्शन करेंगे, जिससे ब्लड प्रेशर राइज होना शुरू हो जाएगा। तो ए इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, which ECG lead is best for measuring arrhythmias? अरिथमियास के लिए जो ECG की लीड्स लगती है, उसमें कौन सी लीड होती है जो जिससे हम अरिथमियास चेक कर सकते हैं? V1, V2, V5 एंड V4। तो इसके लिए है V1। V1 जो फर्स्ट लीड होती है, उससे हम अरिथमियास चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट ऑफ एड्रीनलिन? एड्रीनलिन जो मेडिसिन है, जब भी हम उसको देते हैं तो उसका सबसे मेन साइड इफेक्ट क्या होता है? ब्रेडिकार्डिया, टेकिकार्डिया, टेकिपनिया या ब्रेडिपनिया? देखो, जब भी आप एड्रीनलिन देते हो तो उसका कॉमन साइड इफेक्ट होता है हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है, यानी कि टेकिकार्डिया होता है उसमें। Which of the following is a non-modifiable risk factor for hypertension? देखो, दो तरह के फैक्टर्स होते हैं, मॉडिफाइबल जिनको हम चेंज कर सकते हैं, और कुछ होते हैं नॉन मॉडिफाइबल, यानी कि जिनको चेंज नहीं किया जा सकता। तो उसमें क्या क्या है? ओबेसिटी, एज, अथेरोस्क्लेरोसिस और हाई सॉल्ट इनटेक। अब आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो क्या चेंज नहीं हो सकती? एज। तो एज इज अ नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, a client is scheduled for blood to be drawn for the radial artery for an ABG determination. The nurse assists with the performing Allen's test before drawing the blood to determine the adequacy of which? देखो, जब भी रेडियल इससे आर्टरी से हम एबीजी करते हैं, उससे पहले हमको एलेंस टेस्ट करना होता है, ठीक है, ताकि हम एडिक्वेसी चेक कर पाए। तो किसकी? अल्नर सर्कुलेशन, कैरोटिड, फिमोरल और ब्रैकियल। अब इससे इजीली फाइंड आउट कर सकते हो रेडियल आर्टरी के वहां पे कौन सा सर्कुलेशन होता है? अल्नर सर्कुलेशन। तो हमेशा जब भी रेडियल आर्टरी से एबीजी के लिए टेस्ट होता है, उससे पहले एलन टेस्ट से हम अल्नर सर्कुलेशन की एडिक्वेसी चेक करते हैं। ये एडिक्वेट है तो उधर से होगा, नहीं तो नहीं होगा। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ इंट्रावीनस थेरेपी? अब इंट्रावीनस थेरेपी जब भी हम देते हैं, ठीक है, हमारे आईवी के थ्रू जब भी हम मेडिकेशंस देते हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा होने का क्या चांस होता है? इन्फिल्ट्रेशन, फ्लीबाइटिस, इन्फेक्शन, ऑल ऑफ दीज। इनमें सबसे मोस्ट कॉमन है, तो हम सारे नहीं बता सकते, एक बताना है, दैट इज इन्फिल्ट्रेशन। इन्फिल्ट्रेशन होने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं इंट्रावीनस थेरेपी में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following is not a sign of angina? ठीक है, एंजाइना जो पेन होता है, चेस्ट पेन होता है, वो कौन सा इनमें से साइन नहीं है? चेस्ट टाइटनेस, जॉ एकिस, जनरलाइज्ड बॉडी पेन और चेस्ट प्रेशर। देखो, जब भी एंजाइना का पेन होता है, तो एंजाइना के पेन में क्या क्या होता है? चेस्ट टाइटनेस भी होती है, चेस्ट पे प्रेशर भी फील होता है, जो जॉ में हमारा दर्द होता है, ऐसे कई बार शोल्डर से नेक, जॉ, इनमें भी पेन होता है। जनरलाइज्ड बॉडी पेन,
जनरलाइज्ड बॉडी पेन का मतलब होता है पूरी बॉडी में दर्द होना, वो नहीं होता एंजाइना में, ठीक है। चेस्ट और ये गर्दन, शोल्डर, यहाँ पे पेन फील होता है। तो कौन सा एंजाइना का साइन नहीं है? जनरलाइज्ड बॉडी पेन। In which of the following diseases is silent myocardial infarction most commonly seen? देखो, मायोकार्डियल इन्फेक्शन अगर उसमें सिम्टम होते हैं, चेस्ट पेन होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो वो तो साइलेंट नहीं होता है, मतलब विजिबल होता है। साइलेंट मतलब उसको सिम्टम शो ही नहीं होते। तो कौन से डिसीज में होता है? डायबिटीज मेलाइटस, सीवीए, हाइपरटेंशन या क्रॉनिक किडनी डिसीज में। तो इनमें क्या होता है? डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस जो होता है इट साइलेंट किलर होता है। साइलेंट मायोकार्डियल इन्फेक्शन भी उसी की वजह से होता है, क्योंकि डायबिटीज में क्या होता है, जो हमारी पेन वाली नर्व्स है धीरे धीरे काम करना कम कर देती है, पेशेंट को पेन एक्सपीरियंस ही नहीं होता। इसीलिए डायबिटीज मेलाइटस बहुत बड़ा कॉज है साइलेंट मायोकार्डियल इन्फेक्शन का। अब नेक्स्ट है, while giving CPR which is the correct position for hand for compression, ठीक है, of hand for compression। हाथ की पोजीशन कहाँ होनी चाहिए कंप्रेशन देने के लिए? लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम, अपर हाफ ऑफ द स्टर्नम, जस्ट बिलो द निपल्स एंड अबव द निपल्स। तो इसमें है लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम में जब भी हम कंप्रेशन देते हैं वो लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम, नीचे के पार्ट में स्टर्नम के कंप्रेशन दिया जाता है। Which of the following test is specific diagnostic test for disseminated intravascular coagulation, that is DIC? इसके ऑप्शंस हैं पीटी, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, आईएनआर, डी डाइमर और ब्लीडिंग टाइम और क्लॉटिंग टाइम। देखो इसका जो सबसे स्पेसिफिक टेस्ट है दैट इज डी डाइमर टेस्ट। डी डाइमर डीआईसी से रिलेटेड होता है, ठीक है। What is the compression to ventilation ratio in infant during neonatal resuscitation? जब भी हम नियोनेट्स का रिससिटेशन करते हैं तो रेशियो क्या होता है? कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशियो, उसका रेशियो होता है 3:1, ठीक है। 3:1 हम कंप्रेशन टू वेंटिलेशन देते हैं नियोनेट में, ठीक है, नियोनेटल रिससिटेशन के लिए। नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट इन अडल्ट्स क्या होती है जी? 8, 15, 25 एंड 30। देखो जो नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट बोलते हैं दैट इज 12 to 20 के बीच में। तो इसमें 12 to 20 के बीच में कौन सा नंबर है? दैट इज 15। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन है 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्सेशन इज नॉट इजिली फेल्ट एंड स्लाइटली प्रेशर कॉजेज इट टू डिसअपियर, नॉन एज। ऐसी कौन सी पल्स होती है जो थोड़ा से भी, एक तो फील ही नहीं होती और जैसे ही थोड़ा भी प्रेशर दोगे वो डिसअपियर, मतलब बिल्कुल फील होनी बंद हो जाएगी? बाउंडिंग पल्स, थ्रेडी पल्स, वाटर हैमर पल्स या वीक पल्स? इसमें होता है थ्रेडी पल्स, बिल्कुल थ्रेड की तरह, जो पहले ही बहुत फील नहीं होती है, वीक होती है, और जैसे ही उस पे हल्का भी प्रेशर आप जैसे टच करोगे वो डिसअपियर होती है, फील होनी बंद हो जाती है। Which of the following pulse used for further assessment of the unconscious adult client during resuscitation, यानी कि CPR? CPR के लिए कौन सी पल्स हमको चेक करनी होती है? कैरोटिड, फिमोरल, ब्रेकियल या रेडियल? CPR जब भी हम देते हैं तो हमेशा हमको कैरोटिड पल्स करनी होती है, जो यहाँ पे नेक के यहाँ होती है। इसी से हमें पता चलता है कि ठीक है पेशेंट की पल्स आ गई है, इसी से चेक करते हैं। नेक्स्ट, just before cardiac arrest which ECG abnormality seen in the patient? जब भी पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट आता है तो ईसीजी कराई जाती है, तो उससे पहले कौन सी एबनॉर्मेलिटी ईसीजी में दिखाई देती है? एट्रियल फिब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, डिसअरिथमियाज या इरेगुलर डिसअरिथमियाज? इसमें आता है जी वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। जब भी पेशेंट अरेस्ट में जाता है उससे पहले ईसीजी में वीटी शो होता है। A patient administered in ICU has VAS score 8 and blood pressure 130/80 mm of Hg and pulse rate is 66 beat per minute. Which is the fifth vital sign? देखो 4 vital sign हमें पता है, ऑलरेडी इसमें वैस दिया हुआ है 8 है, तो वैस स्कोर किस चीज के लिए हम असेस करते हैं? पेन के लिए। और अगर ये वैस स्कोर नहीं भी दिया होता, हमें सिर्फ फिफ्थ वाइटल साइन पूछा होता, तो फिफ्थ वाइटल साइन क्या होता है? पेन। तो रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, पेन और टेम्परेचर, तो पेन इज द फिफ्थ वाइटल साइन। वैस दिया हो या नहीं हमें पता होना चाहिए।
नेक्स्ट है व्हाट रीडिंग एक्यूरेटली डिस्क्राइब हाइपरटेंशन। इसमें 2-4 बीपी की रीडिंग्स दी हुई हैं, इनमें से हाइपरटेंशन हम किस कंडीशन को बिल्कुल क्लियरली हाइपरटेंशन कहेंगे? 110/90 mm of Hg, 118/87, 160/104, 119/82। इनमें देखो जो हमारा हम हाइपरटेंशन की स्टेट को कहते हैं जब हमारा ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक 140 से ऊपर जाए और डायस्टोलिक 90 से ऊपर जाए। इसमें 90 से ऊपर एक भी नहीं है, सिर्फ ये वाला है सी, और 140 से भी ऊपर सिर्फ ये 160 है, तो सी क्लियरली हाइपरटेंशन है। लीस्ट कॉमन कॉज ऑफ कंजेनिटल कार्डियक फेलियर एक्सेप्ट, देखो कुछ तो होते हैं बिल्कुल क्लियर कॉज कि इसकी वजह से हुआ होगा, पर सबसे लीस्ट सबसे अनकॉमन कॉज कौन सा हो सकता है? पीडीए, वीएसडी, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट या ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज। देखो इसको साइनोसिस बेबी साइनोसिस अर्ट भी कहते हैं, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज। ये लीस्ट रीजन होता है कंजेनिटल कार्डियक फेलियर का। ये रीजंस हो सकते हैं, बट ये सबसे सबसे लास्ट कॉज होता है जिसकी वजह से कंजेनिटल कार्डियक फेलियर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमें हमेशा क्वेश्चन को ना बहुत ध्यान से पढ़ना है। अब हम इसमें एकदम से कंजेनिटल कार्डियक उसका वो रीजन पढ़ते हैं और एकदम से मेन वाले कॉज को सिलेक्ट कर देते हैं, तो वो आंसर हमारा गलत हो जाता है। तो क्वेश्चन को हमेशा केयरफुली पढ़ना है। उसमें मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बताया है, कुछ 1-2 पॉइंट ऐसे होते हैं जिससे हमें उसका आंसर उसी से हम इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन अर्ली सिम्टम ऑफ एएसपी सैलिसिलेट ओवरडोज, यानी कि एस्प्रिन की जो ओवरडोज होती है उसका सबसे अर्ली सिम्टम क्या होता है? सबसे पहले क्या होता है सिम्टम कि भाई इसको एस्प्रिन टॉक्सिसिटी हो गई है या फिर ओवरडोज में है पेशेंट? वर्टाइगो, टिनिटस, लैक्रिमेशन या हेडेक। देखो एस्प्रिन का सबसे पहला ओवरडोज का रीजन होता है टिनिटस। टिनिटस क्या होता है? ईयर में हियरिंग मतलब सुनाई देती है, आवाजें सुनाई देती है, ठीक है। तो टिनिटस सबसे पहले होता है, लेटर ऑन हियरिंग इम्पेयरमेंट भी होती है इसमें। When teaching a client with peripheral vascular disease about foot care, ठीक है, किसी को पेरिफेरल वास्कुलर डिसीज है यानी कि पेरिफ्रीज में जो ब्लड वेसल्स हैं वहां प्रॉपर ब्लड नहीं जा रहा है और उस पेशेंट को हमको फुट केयर समझानी है, तो ए नर्स शुड इंक्लूड विच इंस्ट्रक्शन, क्या इंस्ट्रक्शन देनी है उन्होंने? अवॉइड यूजिंग कॉर्न स्टार्च ऑन द फीट, avoid using a nail clipper to cut the nails, avoid wearing canvas shoes, avoid wearing cotton socks। देखो जो कॉर्न स्टार्च और कॉटन ये होते हैं सॉट्स, इनसे तो हमारा जो होते हैं स्वेट्स एब्जॉर्ब होते हैं, तो ये तो करना चाहिए। नेल क्लिपर से कट भी करना चाहिए नेल्स। तो कैनवास शूज नहीं पहनना चाहिए क्योंकि उससे क्या होता है कि पैरों में स्वेटिंग होती है, जब वहां पे पसीना बढ़ेगा तो फिर धीरे धीरे वहां पे इन्फेक्शन होने के चांस है। तो जिनको भी पेरिफेरल वास्कुलर डिसीज है उनको कैनवास शूज नहीं पहनने चाहिए। सी इज द आंसर। A patient's blood is 160/80 mm of Hg. Then, what is the pulse pressure of the patient? Pulse pressure क्या होता है? पल्स प्रेशर होता है सिस्टोलिक से जब हम डायस्टोलिक प्रेशर को माइनस करते हैं तो पल्स प्रेशर होता है, यानी कि दोनों प्रेशर के बीच दोनों में कितना डिफरेंस है। सो 160 से 80 करेंगे, क्लियरली इट इज 80 mm of Hg. A patient is suffering from bradycardia, warm dry skin and hypotension. These symptoms are suggestive of neurogenic shock. What is the another name of neurogenic shock? देखो उन्होंने जितना बताया इसमें एक्चुअली मेन जो क्वेश्चन है वो सिर्फ ये है कि न्यूरोजेनिक शॉक को हम और क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड कार्डियोजेनिक, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक, सेप्टिक शॉक या हाइपोवोलेमिक शॉक। इसको कहते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। A patient on lithium therapy, serum lithium level should be monitored after first dose of। देखो जो लिथियम होती है ना उसकी जो डोज, हमारे सीरम लिथियम लेवल मेंटेन करना मतलब बहुत छोटी डोज होती है, तो उसकी टॉक्सिसिटी होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो फर्स्ट डोज के बाद ही हम इसका लेवल्स चेक करना शुरू कर देते हैं। तो कितनी देर बाद करते हैं? 12 आवर्स, 24 आवर्स, 6 आवर्स या 48 आवर्स? तो फर्स्ट डोज के 12 आवर्स के बाद ही हमको इसके लेवल्स चेक करने शुरू कर देने होते हैं। What is the recommended dose of adrenaline used in pediatric emergencies such as cardiac arrest? अगर किसी बच्चे को कार्डियक अरेस्ट होता है तो हम उसके लिए
कितनी इसकी एड्रेनालिन की डोसेज पीडियाट्रिक इमरजेंसी में रेडी मतलब यूज हो जाती है, क्या डोसेज रखते हैं? 1 mg per kg of the body weight, 0.1 mg per kg of the body weight, 0.01 to 0.03 mg per kg of the body weight और 0.5 mg per kg of the body weight। देखो, क्योंकि हम पीडियाट्रिक इमरजेंसी की बात कर रहे हैं तो इसकी डोसेज सबसे कम वाली रखेंगे हम, 0.01 टू 0.03 mg per kg of the body weight। ठीक है। A child is admitted to the emergency department with fever, lethargy, diminished peripheral pulse, and capillary refill time more than 5 seconds. Then, what should the nurse prioritize in managing this child? सबसे पहले नर्स को क्या करना है? अगर एक बच्चा इमरजेंसी में एडमिट हुआ है, उसको फीवर है, लिथर्जी है, पेरिफेरल पल्स कम हो गई है, कैपिलरी रिफिल टाइम भी बढ़ रहा है, तो नर्स को क्या करना है? हाइपोकैल्सीमिया देखना है पेशेंट को, हाइपोग्लाइसीमिया में है पेशेंट, टू इंक्रीज कार्डियक आउटपुट, या ये सब करना है? देखो, नर्स की जो प्रायोरिटी है, सबसे पहले हमें पता चल रहा है कि उसकी बॉडी में ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले उसको कार्डियक आउटपुट इंक्रीज करवाना है। ठीक है, तो सी इज द ऑप्शन। विच पल्स असेसमेंट वुड बी बेस्ट फॉर द न्यूबॉर्न? न्यूबॉर्न के लिए हम कौन सी पल्स असेस करते हैं, बेस्ट होती है? असेसिंग द एपिकल पल्स फॉर फुल 1 मिनट, assessing the brachial pulse, assessing the radial pulse for 15 seconds, then multiply by 4, or assessing the radial pulse for full 1 minute by stethoscope। तो इन केसेस में क्या होता है, बच्चे के लिए हम एपिकल पल्स को असेस करते हैं स्टेथोस्कोप से फॉर 1 मिनट। ये सबसे ज्यादा रिलायबल होती है फॉर न्यूबॉर्न बेबीज। और ये कहाँ पे हम चेक करते हैं? अपेक्स ऑफ द हार्ट पे। इन अ हेल्दी अडल्ट पर्सन एवरेज पल्स रेट इज, जो भी हेल्दी अडल्ट है उसकी एवरेज पल्स क्या होती है? 40 to 90 बीट्स, 160 to 100 बीट्स पर मिनट, 70 to 110 बीट्स, 50 to 80 बीट्स। तो इसके लिए जो अडल्ट के लिए हेल्दी है, दैट इज 60 to 100 बीट्स पर मिनट इज नॉर्मल। What is the correct rate of chest compression and ventilation in children during CPR for a single rescuer? अगर एक ही रेस्क्यूअर है तो क्या है सही? That is 100 to 120 compressions per minute, यानी कि 30:2। It is the right answer। जो नेक्स्ट वाला है वो ठीक है, बट इट इज फॉर 2 रेस्क्यूअर्स। इन्होंने ऑलरेडी बोला 1 रेस्क्यूअर है, तो 30:2 रेशियो हमको मेंटेन करना है बच्चे के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। A patient is on heparin therapy. Which is the following test is to prescribe to assess the effectiveness of heparin therapy? जब भी हम heparin therapy पे कोई पेशेंट है तो उसकी effectiveness देखने के लिए कौन सा टेस्ट हमको प्रिस्क्राइब करना है? प्रोथ्रोम्बिन टाइम, APTT, INR या सारे? देखो, heparin के लिए हमें हमेशा APTT टेस्ट चेक करवाना है, ठीक है, उसकी इफेक्टिवनेस के लिए। If NTG given to a client who is suspected for heart attack, NTG देते हैं तो the NTG is working in best way if patient, अगर पेशेंट का वो अच्छे से काम कर रही है, हमें कैसे पता चलेगा? Feel burning sensation under the tongue, medicine given in dark room, feel mouth itching and feel blurred vision। इनमें से कौन सी चीज होगी तो हमें पता चलेगा कि जो मेडिसिन है वो बहुत अच्छे से काम कर रही है। तो सबसे पहले तो हम कौन सी देते हैं? इसमें हम देते हैं सबलिंगुअली सॉर्बिट्रेट मेडिसिन देते हैं, ठीक है, सबलिंगुअली टंग के नीचे। तो अगर वहां पे बर्निंग सेंसेशन होती है अंडर द टंग, देन इट मींस वो मेडिसिन है वो अच्छे से काम कर रही है। देखो, ये जो माउथ इचिंग वगैरह है या ये मेडिसिन गिवन इन डार्क रूम, इस मेडिसिन को ना डार्क रूम में स्टोर करते हैं। डार्क रूम में देने से कुछ अलग से नहीं पता चलता कि भाई ज्यादा इफेक्टिव हो रही है। तो इसका आंसर है फील बर्निंग सेंसेशन अंडर द टंग, it means it is effective। In a treadmill test, which ECG graph changes may occur? जब भी हम ट्रेडमिल टेस्ट करते हैं तो इनमें से कौन सा ECG ग्राफ चेंजेस होते हैं? ST सेगमेंट डिप्रेशन, prolonged PR इंटरवल, प्रेजेंस ऑफ Q वेव, हाइपर एक्यूट T वेव। देखो, जब भी ये किया जाता है तो ST सेगमेंट डिप्रेशन होता है, इट मींस मायोकार्डियल इश्मिया से रिलेटेड होता है। Which one of the following antihypertensive drug can safely administer in breastfeeding or lactating mothers? देखो,
कोई भी जो हाइपरटेंसिव मेडिसिन हैं वो सेफ नहीं होती है ब्रेस्ट फीडिंग बेबी के लिए, या फिर लैक्टेटिंग मदर जो है वो हमेशा ब्रेस्ट मिल्क से पास ऑन होती है। सिर्फ एक ही मेडिसिन है जिसको अगर हम कम डोसेज में देते हैं तो वो बहुत कम ट्रांसफर होने के चांस होते हैं, पर होती है। ऐसे 100% सेफ्टी किसी से नहीं होती। तो दैट इज हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड। ये जो मेडिसिन है हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड, ये बेस्ट है फॉर ए लैक्टेटिंग मदर। अगर हम इसको बहुत कम डोसेस में देते हैं तो बच्चे तक जाने में थ्रू ब्रेस्ट मिल्क ये कम जाती है, बाकी सारी इतनी सेफ नहीं होती है ब्रेस्ट फीडिंग मदर के लिए। A patient falls from a height and you witness the incident. After the initial assessment, you find that the victim has no pulse and is not breathing. After make an emergency call, what should be the next step? Immediate step जो आपको लेना है। आपने देखा कोई गिर गया, आपने इमीडिएटली उसकी पल्स चेक की, पल्स नहीं है तो आपने इन्फॉर्म कर दिया एम्बुलेंस को। उसके बाद आप क्या करेंगे? स्टार्ट सीपीआर, inform the physician, give 10-12 breaths, then rest, reassess, or give 20-12 breaths, then reassess in 2 minutes. No. सबसे पहले हमको सीपीआर स्टार्ट कर देना। जैसे ही पल्स नहीं है इमीडिएटली आपको सीपीआर स्टार्ट कर देना है। A patient has undergone cardiac catheterization. Which of the following condition may need for further evaluation? देखो जब भी कार्डियक कैथेटराइजेशन होता है तो एक कंडीशन है जिसका हमें हमेशा ध्यान रखना होता है। एब्सेंट ऑफ पल्स, इन्फेक्शन, यूरिन आउटपुट मोर देन 30 ml पर आवर, या हाइपरटेंशन। देखो जब भी कार्डियक कैथेटराइजेशन होता है तो जो भी हमारा लिम्ब होता है जहां पे ये प्रोसीजर हुआ है, जिस लिम्ब में, वहां पे एब्सेंट ऑफ पल्स हो सकती है, तो हमको इसको चेक करना है। हो सकता है वहां पे कोई थ्रोम्बस हो गया है, जम गया है, या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम हुई है, तो हमें पल्स के लिए चेक करना है। अगर नहीं है तो इमीडिएट उसके लिए प्रोसीजर करना है, तभी हम उसको नेक्रोटिक होने से बचा सकते हैं उस लिम्ब को। स्पाइरोनोलैक्टोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, देखो स्पाइरोनोलैक्टोन नाम है एक दवाई का, किसका एग्जाम्पल है? लूप डायूरेटिक, थाइजाइड डायूरेटिक, पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक, या ऑस्मोटिक डायूरेटिक। इट इज अ पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक। ये सारे डायूरेटिक्स के टाइप है। ये हम ऑलरेडी अपनी जो कार्डियो से रिलेटेड वीडियो बनाई थी उसमें मैं सब कुछ बता चुकी हूँ डिटेल में भी कार्डियक से रिलेटेड। ये हमारे कुछ क्वेश्चंस है फ्रेंड्स कार्डियोवास्कुलर पे, और भी क्वेश्चंस इससे रिलेटेड हम लेके आएंगे। होप सो आपको ये अच्छा लगा होगा, और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू।